अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपके हस्ब हाल के साथ मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले सुन लीजिए आज के शो की रेसिपी में बड़ी इलायची ना बताना, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। अजीजा, मैं शो के इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने समझा को कुकिंग रेसिपी बताने लगी। अच्छा जी, आज हस्बे हाल में बात करेंगे ISI के नए चीफ की तकर्री पर। इंटरव्यू के लिए हमारे साथ होंगे एक सरकारी क्लर्क। अजीजी साहब का ताज़ा कलाम भी आज की नशिस्त का हिस्सा होगा। शुक्रिया। जिक्र करेंगे सरगोदा के मुअम्मर उस्ताद के जख्मों का, मगर इन सबसे पहले ताज़ा खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा। लो जी, सबसे खूबसूरत जुमला जो मुझे इसके मुंह से लगता है ना, वो यही होता है कि सबसे पहले अजीज साहब का खबरों पर तबसरा। अजीजी साहब पे तुम्हें खुशी होती है असल में। साहब तो और भी कई लोग कहते हैं, ये कोई नहीं कहता कि सबसे पहले अजीजी साहब, यही कहते हैं अजीजी साहब। जरा एक मिनट ठहरे। हाँ जी। पंजाब हुकूमत की तरफ से मेयर इस्तांबुल को 21 तोपों की सलामी देने की दरखास्त वजारत दिफा ने मुस्तरद कर दी। लो देखो यार, इस्तांबुल का मेयर आ रहा है और वो पंजाब हुकूमत अगर उसको 21 तोपों की सलामी देना चाहती है तो इन्होंने किस लिए रोक दिया जी वफाकी हुकूमत ने? इसमें इतना फसाद बर्पा करने वाली क्या बात है? मेरा ख्याल है कि वजारत दिफा का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता है मुझे तो, कि ब्लू बुक इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी शहर के मेयर को 21 तोपों की सलामी दी जाए। ये इस्तेहकाक सिर्फ किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म का है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल यार, और वैसे भी तुम देखो कि मेयर आ रहा है और उसका वज़ीर आला इस्तकबाल कर रहा है हमारा, इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल और क्या कोई दे सकता है? ये नहीं, अगर कल को कोई तुर्की का सदर या वज़ीर आज़म आएगा तो फिर 21 तोपों की जगह क्या सलामी देंगे हम? 21 टैंक चला लेंगे। वैसे भी अमान से ही इस्तांबुल के मेयर के बहाने ही ये चेकिंग हो जाएगी तोपों की, वरना जितनी देर से वो बेली खड़ी है, ये नड़ा हो अमेरिका का सदर है, ये बेचारे 21 तोपें चलाएं तो बेचारी गोला कटने की बजाय गाल कर दे। हंसो ना, बड़ी देर से वो बेचारी बेली खड़ी है, उनको नहीं याद रहा होना कि गोला कटना या गाल कटनी। वैसे भी अगर अमेरिका का सदर आया तो ये ना हो तोप ठा की बजाय जा कह दे। हो जाता है यार ऐसे। मैंने 15-20 साल बाद साइकिल चलाई थी, मुझे अब स्कूटर चलाने की आदत पड़ गई हुई थी। आगे खोती रेडी आ गई, मैं पैर से ब्रेकें लगाता रह गया, साइकिल सीधा खोती रेडी में जा बजी। वो बेचारे खोती रेडी वाले बंदे ने तो कुछ नहीं कहा, खोती ने बहुत बेइज्जती की। ऐसे तुम बोलते जा रहे हो, कानून बहरहाल कानून है यार। अच्छा यार, आप अपने कानून पे अमल कर ले जनाब। रहने दे इस्माइली साहब, आप रहने दे इनके 21 तोपों को। आप हयूर 21 की बजाय 150 पॉइंट पटाखा मंगाए, चूके मार मार के मारे इस्तांबुल के मेयर के पैरों में, मजा आ जाएगा। वो भी ऐसे ऐसे करता रहेगा। आप उसे आगे से कह दीजिएगा, ज़बाने यार मन तुर्की नबी दानम। वाह 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 वाह। चलो पॉइंट पटाखे भी नहीं जरूरी तो जनाब आप 21 गुब्बारे फैला के रखे, परवेज रशीद से कहें सिगड़ से पाड़ दे, ठा 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 ठा। बल्कि परवेज रशीद को भी रहने दें जनाब, आप उंगली मार के पाड़ छोड़े गुब्बारे। नहीं ये नहीं अच्छा लगेगा, चिचड़ चला ले जनाब आप। चिचड़ भी नहीं मिलते तो राणा सनाउल्लाह किस दिन काम आएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि राणा सनाउल्लाह के तो बयान ही ऐसे होते हैं जैसे चिचड़ चल रहे हैं। ये कवर किया है तुमने। ऐसी बात को कवर भी रहने दिया करो। शेख रशीद ने कहा है कि मुझे बड़े लोगों का मरासी बनने की जरूरत नहीं है। शाबाश है हजूर, छोटे लोगों का मरासी बने तो वो तो खुद आगे से बड़ी जुगतें करते हैं। हाँ, तुमने कभी देखा नहीं है किसी मस्कीन महल्ले में बेचारा मरासी जा बड़े, उसको कोई जुगत कर रहा होता है, कोई पीछे से उसकी कमीज खींच रहा होता है, कोई पीछे से तफा मार के निकल जाता है, बड़ी बेचारे की बेइज्जती होती है। वैसे भी अल्लाह माफ करे, मरासी बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तुम मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हो यार? ये मैं अपने मुशाहिदे के मुताबिक तुम्हें सुना रहा हूँ। कोई आसान काम है मरासी बनना? जमोटे खा खा के बखियां सुझानी पड़ती हैं पहले, कितनी देर तो मुंह से यही नहीं निकलता, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये मिक्स करना सारा और तीनों चीजें। तुम
हंस रहे हो तुम, करके दिखाओ एक दफा भी, 500 रुपया दूंगा एक दफा भी करके दिखाओ। बहुत मुश्किल काम है ये, और वैसे भी मरासी एक तबीयत और कैफियत का नाम है। मरासी बेचारा तो लोहारा काम भी शुरू कर दे तो वो इसी तबीयत में फंसा रहता है। साथ वाली दुकान वाला अगर टेप लगा दे तो उसकी थौड़ी उस तरह चलनी शुरू हो जाती, डम डम डन डिन 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 डिन। ये एक बड़ा वक्त होता है मरासपना जो होता है। ये मैं एक लतीफा तुम्हें सुनाता हूँ, इससे खैर शेख साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। एक पिंड में चौधरी ने मरासी को बहुत फैंटा लगाया, बस बेचारा उसके पीछे को उसके खिलाफ बात कर बैठा। मरासी कभी मुंह पे खिलाफ बात नहीं करता, पीछे से कर लेता है। लो जनाब चौधरी ने क्या किया, मरासी को निकाल दिया पिंड से। बड़ी उसने मिन्नतें की, चल माफ कर दे चौधरी, तुम्हारी मेहरबानी है, बड़ा तुम्हारा सस्ते कुजे जैसा मुंह है। जुगत फिर उसके मुंह से निकल गई। चौधरी को फिर गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा नहीं कोई माफ नहीं है, निकाल तो इसको गांव से। निकल गया बेचारा गांव से, परे नहर के ऊपर कुछ चुगियां लगी हुई थी, उधर जाकर रहना शुरू हो गया। लो जी चौधरी का एक खास करिंदा एक दिन चुगियों के करीब से गुजरा, उसने मरासी को देख के कहा यार तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरी हुई है। मरासी कहता हूँ मेरे साथ क्या बुरी हुई है, अगर मैं उसी पिंड में रहता तो सारी जिंदगी मैंने मरासी रहना था, इधर आके मैं खुद चौधरी हो गया हुआ। इस लतीफे का शेख रशीद साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं यार क्या बात कर रहे हो, अगली खबर पढ़ो तुम। अगली खबर पढ़ो। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ ने मैं कहा तुम्हारा है, पूछ रहा हूँ, शेख रशीद साहब से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं ये तुम महसूस कर रहे हो, ताल्लुक नहीं है कोई। ठीक, अगली खबर पढ़ो। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा है कि अगले इलेक्शन से कबल मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छे परवेज मुशर्रफ साहब, आप तो मुझे राजा परवेज मुशर्रफ लगने लग गए। अल्लाह का वास्ता है, इतनी तारीखें तो उन्होंने नहीं दी जितनी आप दे चुके हैं। राजा परवेज अशरफ परवेज मुशर्रफ, हाय हाय अल्लाह फरमीम का ही फर्क है। वो क्या शायर कहता है, रतीक भेत मरोड़ी दा, हाय हाय हाय। यार ये वाकई परवेज मुशर्रफ साहब फौज से रिटायर हुए हैं या ये बापड़ा में चीफ इंजीनियर थे? इतनी डेटें बदली हैं जनाब आपने, पहले महीना महीना बदलते रहे हैं, अब अगले इलेक्शन में डाल दिए। अब अगला इलेक्शन आ गया तो इन्होंने कहना ओहो भाई जी मैंने पाकिस्तान के इलेक्शन का नहीं दुबई के इलेक्शन का कहा था, जहां पे इलेक्शन होता ही नहीं। मर्द फजूल खर्च होते हैं, इंडोनेशिया में मुलाजमीन की तनख्वाह बीवियों को मिला करेगी। जाओ तो बेड़ा तर जाए नाम रा दो। ये देखो जो मर्द को 1.5 घंटा तनख्वाह की खुशी महसूस होती थी वो भी उन्होंने छीन ली है। मतलब? वो बेचारा दफ्तर से लेके घर तक ही तो पैसे अपने पास रखता था। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें इतना भी नहीं रिलैक्स होने देना, बीवियां आगे अब डायरेक्ट ही तनख्वाह लिया करें। तो अजीज साहब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, तुम्हें नहीं ना पता। पहले तो बंदा चलो तनख्वाह देता था, बीच में से 1000-2000 पास रख लेता था, 100 बहाना बुना लगा के दफ्तर वालों ने टी टैक्स काट लिया है या कल्टीन का बिल दिया। ये बंदा कई दफा ये भी कह देता कहें ये 15,000 पूरा नहीं है, 500 किधर गया? मेरा ख्याल है रास्ते में गिर गया। बहाना बंदा लगा के थोड़े बहुत पास रख लेता था। अब देखो ये इंडोनेशिया वाला रिवाज इधर भी ना पड़ जाए कहीं। नहीं तो आप उनसे मांग लें जितनी आपकी जरूरत है। शाबाश है, बंदा अब सारी जिंदगी बीवी के पीछे पीछे ही लगा रहे। दमदमे की अम्मी वो पैसे तो दे दो पेट्रोल के लिए, जो कल दिए थे वो खत्म कर दिए, तैयार हो जाओ यार अच्छे पेट्रोल के लिए। हैरान हो रहा हूँ, इस तरह शो कर रहे जैसे कोई बहुत अनहोनी या अचंभे की बात है कि तनख्वाह बीवी के पास है। तुम कसम उठाओ कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे पास होती है। पहले तुम कसम उठाओ तो फिर मैं भी मैं कसम उठाता हूँ मेरे पास होती है। घर जाने तक उठाओ कसम, घर जाने तक ही है। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 1 तारीख को ये घर जाके बेल देता है ना तो अंदर से आवाज आती है कौन? ये बाहर से कहता है तनख्वाह, फिर दरवाजा खोलता है इसको। यार जुनैद, ये जो शुजा पाशा साहब ISI के जो हेड थे, इनके मुतल्लिक ये जो मीडिया पे भी और दूसरे अवामी हलकों में भी गुफ्तगू होती रही है पिछले कुछ अरसे कि जी ये इन्होंने पहली भी एक्सटेंशन जो है ये खुद ली थी, नहीं थी ली, पहले खुद नहीं कहा था इन्होंने, इनको इसरार किया गया था कि ये एक्सटेंशन लें।
اب بھی یہی گفتگو ہوتی رہی, ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے. چودھری نثار صاحب نے بھی ہلالہ کی, کچھ اور حلقوں کی طرف سے بھی ہلالہ ہوئی. اگر میں یہ کہوں کہ چودھری نثار صاحب کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو تم مان لو گے؟ اور یار یہ چلو اب دیکھو مجھے ہر جگہ پہ یہ امتحان پہ ڈال دیتے. امتحان میں نہیں ڈالتا, یہ میری اطلاع ہے کہ جس روز انہوں نے جوش خطابت اپنا دکھایا تھا آئی ایس آئی چیف کی تقرری کے حوالے سے, تو ان کو پہلے سے علم تھا کہ کل یہ فیصلہ ہونے والا ہے. اور یار یہ چلو تمہاری بات ٹھیک ہوگی, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے آئی ایس آئی کے ادارہ جو ہے حساس ادارہ, اس کے متعلق اس طرح گفتگو ہونا میرا خیال ہے کوئی اچھی بات تو نہیں. بالکل تم درست کہہ رہے ہو, اور کسی ملک میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. جس طرح ہم آئی ایس آئی کو ہم نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے یا اپنا سافٹ ٹارگٹ بنا لیا ہے, دنیا کے کسی خطے میں اس طرح نہیں ہوتا. بہرحال ایک سینسٹیو ایجنسیز ہیں, ان کا جو ان پر اگر آپ اظہار خیال کر رہے ہیں تو ان کی سینسٹیوٹیز جو ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مقدس گائے ہے, اس پر کسی قسم کی رائے زنی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ میڈیا کا, پبلک کا استحقاق ہے, کیونکہ بہرحال آئی ایس آئی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے چلتے ہیں, اور عوام کا اور میڈیا کا یہ پورا حق ہے کہ ان پر اپنی رائے کا اظہار کرے. لیکن رائے زنی کرتے ہوئے جو اس کی سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, جو نزاکتیں ہیں معاملے کی ان پر بہرحال وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے ہمیں. اور میں بھی پچھلے 1-2 دن میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پر بھی اور بعض اور حلقوں کی طرف سے بھی کچھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہاں میں بھی یار یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو یہ بہرحال یہ جو ایجنسیاں ہیں ہماری اور یہ جو ہماری فوج ہے, یہ پاکستان کی مضبوطی کی علامت ہے. اسی نے پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے اور اس نے پاکستان کی مضبوطی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. اس کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اور مجھے یہ سن کر اور دیکھ کر بعض دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ان سینسٹیوٹیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے تو فوری طور پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہا ہے, اس کی کٹ پتلی ہے. ہاں بلکہ یار اگر تم کیا تھا وہ ان کاٹ تو باقی پورا لفظ ٹھیک بول گئے ہو تو سینسٹیوٹی زندہ باد. اگر اس کا خیال نہ تم رکھو تو یہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں سدے سدے کہ بھائی جی یہ تو فوج کے پیر رول پہ ہے, ان سے یہ پیسے لیتا ہے. یار خدا کے واسطے یہ ہماری اپنی فوج ہے یار, اس کے متعلق بات کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا چمچہ ہی ہوگا تو بات کرے گا. بھائی ہمارا حصہ ہے فوج, ہم فوج کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے ملک کا. اور جہاں تک حسب حال کا تعلق ہے, میرے خیال میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو, سب سے زیادہ ہم لوگوں نے فوج کے سیاسی رول یا آئی ایس آئی کے سیاست میں ملوث ہونے کو کریٹیسائز کیا. اب بالکل, مگر اس میں یہ خیال تو رکھا ہے نا, اور جو رکھنا بھی چاہیے کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ایٹم بم اور فوج ہی تو رہ گئی ہوئی ہے, باقی ہمارے ٹرانسفارمر اور ریل گڈیاں تو بم چھک کرنا ہی بھول گئی. ناظرین مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں جناب خادم بے پرواہ. یہ خادم صاحب کتنے بے پرواہ ہیں یہ تو ان سے بات کر کے ہی پتہ چلے گا, لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ یہ سرکاری مشینری کا وہ پرزہ ہیں جن کے بغیر کوئی محکمہ 1 انچ بھی حرکت نہیں کر سکتا, یعنی روایتی کلرک بادشاہ. السلام علیکم سرکار. اچھا جی سرکار چند منٹ کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے. اچھا جی سرکار آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بات کریں, میں سن رہا ہوں. یہ ذرا پلیز کام چھوڑ دیں. اچھا جی کام چھوڑ دوں؟ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ بیٹھے ہیں. سرکار دفتروں میں تو کرتے نہیں ہیں, یہاں بیٹھ کے آپ کو کام یاد آ گیا. اچھا جی دفتروں میں ہم کام نہیں کرتے, کوکنگ کرتے ہیں, کمال کرتے ہیں. سرکار آپ پر سب سے بڑا الزام ہی ہے کہ آپ دفتروں میں کام نہیں کرتے. اچھا جی جی اچھا جی یہ کیا بات ہے, میرے سوال کا جواب دیں. اچھا جی وہ جو ہم صبح 9 سے 5 بجے تک دفتر میں کرتے ہیں نا, وہ کام ہی کرتے ہیں. لیکن عوام کہتی ہے کہ وہ کام نہیں ہوتا, وہ تنگ کرتے ہیں, آپ استحصال کرتے ہیں. جی صبح صبح اگر پہلا بندہ کو پڑھا لکھا دفتر میں آ جائے نا جی تو سارا دن خراب ہو جاتا ہے. بات سنو, میں آپ کے دفتر نہیں آیا, آپ میرے اسٹوڈیو آئے ہیں. اچھا جی جی اچھا جی
मैं भी कहूँ इस बंदे की टोन साहिल वाली नहीं। और ये जो आपने फरमाया है ना कि 9 से 5, 9 बजे आप कब तशरीफ लाते हैं? 11 बजे से पहले आपको तौफीक नहीं होती दफ्तर आने की? अच्छा जी जनाब, ये आप इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह के फजल से खादम बेपरवाह, हर चीज़ से बेपरवाह होके ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक दफ्तर में होता है। अच्छा, हाँ, कभी कभी चंद मिनट ऊपर हो जाती है। वो चंद मिनट कितने होते हैं? यही 50-55। 11 ही बज गए ना। नहीं, ये ना कहे 11, गलत बात ना करें जनाब। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। 1 मिनट का एहसास उस वक्त होता है जब आपकी मोटरसाइकिल को उधार ले जाता है और कह के जाता है बस मैं 1 मिनट में आया। या आप बाथरूम के दरवाजे पे जाएं तो अंदर से आवाज आए तेरे को 1 मिनट सब्र नहीं होता। उस वक्त 1 मिनट का एहसास होता है जब फिर बंदे के मुंह से निकलता है अच्छा जी। यानी आपके लिए घंटे 2 घंटे की ताखीर कोई ताखीर ही नहीं है। हालांकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप पूरे निजाम की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा जी, हम रीढ़ की हड्डी हैं और आप कबाब में हड्डी हैं। क्या मतलब? क्लर्क को हड्डी कह दिया आपने। पता चले बेपरवाह कल साइकिल से गिरा है और किसी ने उसको मुंह से कैच कर लिया। और मैं मुहावरतन कह रहा हूँ। अच्छा जी, आपको इतना भी नहीं पता कि क्लर्क के साथ मुहावरतन नहीं जरूरतन बात करते हैं। ओ मुझे लगता है आपकी कभी फाइल नहीं फंसी, वरना आपको ये मालूम होता कि क्लर्क के पास फंसी हुई फाइल और दांतों में फंसी हुई बोटी बंदे को स्यापे में डाल देती है। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात तो सुनो, ये फाइल रख दो यार। जी सुन रहा हूँ, आप बात कर। आप फाइल तो रखो यार। अच्छा जी। और बाबा सीधा सीधा सवाल ये है कि आप लोग सिस्टम को चलने क्यों नहीं देते? अच्छा जी, हम नहीं चलने देते सिस्टम जी। को। हाँ, नहीं सिस्टम को हम नहीं चलने देते। सिस्टम तो दौड़े लगा रहा है। ये पिछले जुम्मे सिस्टम की चीते के साथ दौड़ती। ये मैराथन रेस में सिस्टम ही दौड़ा था जी, जिसको शहबाज शरीफ ने काप दिया है जी। सिस्टम था वो। हाय, हम नहीं चलने देते सिस्टम। और क्या सीधी बात है। ना हम क्या सिस्टम की टैंकी में रेत डाल आते हैं या उसके सलेंसर में टाकी तुन दी है हमने। हम नहीं चलने देते सिस्टम को, उसके आगे ट्रक दिए हमने। ये देखो किधर की बात किधर लेके जा रहा है। मेरा मतलब ये है कि आप अपने छोटे छोटे मफाद के लिए सिस्टम को रोक देते हैं। अच्छा जी, हम रोकते हैं जी सिस्टम को अपने मफाद के लिए। पास सिस्टम ऐसे कटलवाई जरा। देखो जरा, परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। अच्छा जी, पानी नहीं पड़ने दे रहा। आपने मेरे परों पे पानी डाल के हजामत कर दी है जी, या पारिस्त्री कर दी? इन लोगों के इसी रवैये की वजह से लोग इन्हें क्लर्क बादशाह कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बताओ ना, बादशाह क्यों कहते हैं? हाँ जी। जिसका काम हो जाए वो कह जाता है तू बादशाह है, जिसका काम ना हो वो कहता है तुम ही बादशाह। अंदर अफसर बुला ले तो वो भी यही कहता है तुम ही बादशाह है कि कीता ही। चाय की कंटीन वाला लड़का जो आके कह देता है कभी पैसे भी दे दिया करो बादशाह। घर किस तरीके को बीवी कह देती है पैसे मुक गए जे बादशाह सलामत। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप खामखा फाइलें दबाकर बैठ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, खाम खा देखिए ना, खाम खा फाइलें दबा के बैठ जाती है। हालांकि कितनी जगह इधर उधर फाइलें दबा के बैठ जाते हैं। अच्छा तुम तो माइंड कर गए हो। नहीं, वो कह रही है ना जी फाइलें दबा के बैठ जाते हैं। सवाल का जवाब दो ना। जी जी, मैंने जवाब दिया जी, फाइलें ठीक है, दबा के जवाब दो। बैठ। भाई बात सीधी है कि जब तक तुम लोगों की जेब गर्म ना की जाए तुम लोग फाइल आगे निकालते नहीं हो। अच्छा जी, जी या ये बगैर पैसों की निकली है कि नहीं जी? मेरा मतलब है कि आप फाइल चलने नहीं देते आगे। मैं नहीं चलने देता जी। जी चलो जी, चलो आप कह के देख लें चले। और भाई जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये ऐसे नहीं चलती, ये बेजान है बेचारी। बेजान चीज को जब तक पहिए नहीं लगेंगे वो कैसे चलेगी? अच्छा पहिए, आपका मतलब है रुपये। अल्लाह आपकी जिंदगी करे, मैं तो रो रो के कह रहा हूँ रो पहिए। इसको लगाएं रुपये का पहिया, देखे फिर ये कैसे चलती। रुपया बता भैया, रुपया बता भैया, मैंने बिल तुझको दिया, मैंने बिल तुझको दिया, रुपया बता भैया।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये जो कल सरगोधे में एक बुजुर्ग उस्ताद की टांगे तोड़ी हैं पीपल्स पार्टी के एक MNA MPA खानदान ने, जिस पे मीडिया ने बड़ा शोर भी मचाया, हमने भी कल उस पर बड़ा एहतजाज किया है, बात भी की है। मैं यार रात को ये सोचता रहा हूं कि ये तो हम लोग कहते हैं कि पार्टी के लीडरान और पार्टी के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पे और इसके खिलाफ शुरू हो जाना चाहिए, अपनी पार्टी के करिंदों के खिलाफ ही, अपने मेंबरान के खिलाफ ही। मगर सोचता मैं ये रहा हूं कि ये हम कह तो देते हैं, अगर मैं मसलन या तुम पार्टी के हेड होते और अल्लाह ना करे हमारी पार्टी का बंदा, एक अहम आदमी, एक ज़िला जिसने संभाला हुआ है, वो ये जुल्म ढा देता, ये गलत हरकत कर देता, तो क्या हम उसको पार्टी से फौरी तौर पर निकाल देते या उसे खुद गिरफ्तार करा देते या उसके खिलाफ एक्शन ले लेते? ऐसा हम जुर्रत करते? क्यों ना करते? मेरा तुमसे ये उल्टा सवाल है कि क्यों ना करते, क्या फायदा होता? यार इन लोगों ने सियासत करनी है ना, इन लोगों ने हुकूमतें करनी है। अब सरगोधा उस फैमिली ने संभाला हुआ है पीपल्स पार्टी का। हाँ। तो मैं ये सोचता रहा हूं, वैसे तो मेरा अपना भी कल यही ख्याल था कि फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, आज भी मेरा यही ख्याल है, मगर ये फैसला है बड़ा मुश्किल पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो आरा नहीं है कि पार्टी क़यादत के लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला है कि अपने ताकतवर और बाअसर लोगों के लिए, जो सिर्फ अपने इलाके में ही बाअसर लोग नहीं हैं, पार्टी में भी उनका असर और रसूख जो है वो मुसल्लमा है, अगर उनके खिलाफ एक्शन लेने की यानी नौबत आ जाती है तो पार्टी क़यादत यकीनन तज़ब्ज़ुब का शिकार होती होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी क़यादत को मुश्किल फ़ैसले करने चाहिए। ये यकीनन इस तरह के फ़ैसले, वहीदा शाह का मसला एक मुश्किल फ़ैसला था, पार्टी उसमें सुरखरू नहीं हुई, पार्टी ने वहीदा शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई तो दरकिनार, कोई मज़म्मती बयान तक जारी नहीं किया। आप ये देखो ना, वहीदा शाह साहबा के केस में खुर्शीद शाह साहब बड़ा शोर मचाते रहे कि कोई ऐसी बात नहीं है, उसने थप्पड़ मारा है, तो ये तो होता ही रहता है इलेक्शनों में। अब यह है कि खुर्शीद शाह साहब के साथ उनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं थी ना, वो अपनी पार्टी का एक मेंबर ही बचा रहे थे ना। नहीं, पहली बात तो ये है कि पार्टी क़यादत जो है इस वक्त वो रूलिंग पार्टी है, हुक्मरान जमात है ना पीपल्स पार्टी, तो उसको पार्टी का मफाद भी देखना चाहिए और कौमी मफाद भी देखना चाहिए। और दूसरी बात, एक लम्हे के लिए ये फर्ज कर लिया जाए कि अगर उनको उस जिले में नुकसान भी हो रहा है, उनको डिसऑन करने से, अपने जिन लोगों ने ये जुल्म अजीम ढाया है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से पार्टी को उस जिले में नुकसान भी हो रहा है, तो भी सियासी हवाले से, सियासी एनक से भी तुम देख लो कि इन द लार्जर इंटरेस्ट इवन ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी का इंटरेस्ट भी देखा जाए, पार्टी का इंटरेस्ट भी यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि पूरे मुल्क में पार्टी की साख बहाल हो सके। और तुम उस जिले की बात भी कर लो, ये हम क्यों तसव्वुर कर रहे हैं कि उस जिले में भी नुकसान होगा अगर पीपल्स पार्टी कोई एक्शन लेती है? मैं नहीं समझता। कल ये जो मनाजर हम देख रहे थे, क्या कल सरगोधा में टीवी ऑफ थे? क्या मिडरांजा के लोग वो जुल्म नहीं देख रहे थे? क्या सरगोधा या मिडरांजा के अवाम जो हैं उनकी हमदर्दियां उन जालिम MNAs और MPAs के साथ होंगी? क्या उनको उस बूढ़े के आंसू नजर नहीं आ रहे थे? क्या उसकी जो वो माजूर बच्ची थी उसके चेहरे पर जो फैला हुआ कर्ब था वो उनको नजर नहीं आ रहा था सरगोधा के लोगों को? तुम बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोचता रहा हूं, चाहे जितना मर्जी ये मुश्किल फैसला है मगर ये करना चाहिए। इसमें सिर्फ अपना मफाद या बेहतरी नहीं सोचनी चाहिए। अगर ये इस तरह के जुल्मों के खिलाफ ये खुद उठेंगे लीडर साहिबान, तो बाखुदा मैं समझता हूं कि ये मुल्क के लिए और मुआशरे के लिए बड़ी सेहतमंद बात हो। मैं तुमसे यही इख्तलाफ कर रहा हूं कि ये तो यकीनन मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए बेहतरी तो है। मैं तुम्हें ये कहने की, बल्कि ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि पार्टी की बेहतरी भी इसी में है, ये इनका सियासी फायदा भी है। वो तो मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, मगर मैं वैसे कह रहा हूं कि यार इस वक्त सिर्फ पार्टी का ही तो नहीं ना सोचना चाहिए। और यकीन करो कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ऊपर तले चंद दिनों के दौरान दो ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें असातिज़ा की बेहुरमती हुई, और दोनों वाकयात में पीपल्स पार्टी के अरकान मुलव्विस थे। लेकिन हर पार्टी देख लो, किस पार्टी ने इक्का दुक्का वाकयात, जब बिल्कुल मामला हाथ से निकल गया तो फिर पार्टियों ने अपने लीडरान के खिलाफ फेस सेविंग के लिए कार्रवाई की होगी। अदरवाइज आपको कहीं पर भी इस तरह के चिराग जलते हुए नजर नहीं आते कि जो पूरी कौम के लिए हौसले का बायस बने। असल में पाई जी, ये जो हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं ना,
یہ ان کی بڑی پرانی روایت ہے, کو 15-20 سال پہلے نہیں, یہ 50 سال پہلے سے یہ اسی طرح ہی چلتے آ رہے ہیں. مگر اب ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب میڈیا اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اب آپ کی کوئی حرکت کیمرے سے چھپ نہیں سکے گی. اور اس حقیقت کا ادراک میرا خیال ہے کہ اب ہماری سیاسی قیادت کو کر لینا چاہیے, کیونکہ وہ وقت گزر گیا جب آپ اپنا کوئی ایکشن جو ہے وہ کارپٹ کے نیچے برش کر دیا کرتے تھے اور آپ تردید جاری فرما دیا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے, آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے, آپ کا ایک ایک ایکشن جو ہے وہ کیمرہ اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیتا ہے. اب آج تم دیکھ لو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کس تمطراق کے ساتھ یہ دعویٰ فرما رہی تھی, بلکہ یہ نصیحت فرما رہی تھی کہ جن لوگوں پر ISI نے پیسے لینے کا الزام ہے وہ لوگ میڈیا میں تردیدیں پیش نہ کریں بلکہ سپریم کورٹ میں جا کر اپنی وضاحت پیش کریں. یعنی ڈاکٹر صاحبہ کو اس معاملے میں تو سپریم کورٹ کی رٹ یاد آ گئی, لیکن اگلے روز جب سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے وکیل اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب اعتزاز احسن صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ حضور والا ذرا ہمیں وہ فہرست تو مرتب کر کے دیں کہ آپ کے موکل نے ہمارے کن کن احکامات پر عمل کیا ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کیا فرماتی ہیں؟ میں نہیں بولتی ہو لوگ, میں نہیں بولتی, میری میرا یار بولدا ہو بورنا منانا لوگ میری گل دا کوٹ تے کسے دا نہیں زور چلدا. سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے وکیل سے سوال تھا. اور ویسے بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ کے تمام تر جتنے بھی احکامات تھے ان کا آلموسٹ کسی نہ کسی انداز میں مذاق ہی اڑایا ہے. نہیں یار ایسے تو نہ کہو, میرے مرشد پاک میں صدقے جاؤں اپنے مرشد 2 دفعہ پیش ہوئے ہیں عدالت میں. یار عدالت میں پیش ہونے کا قطعی طور پر بابا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عدالت کی رٹ کو تسلیم کرتے ہیں, عدالت کے احکامات کا دل سے احترام کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب رواج چل پڑا ہے. جو بھی حکومت میں شامل فرد جو ہے یا طاقتور آدمی ہے عدالت میں پیش ہوتا ہے تو عدالت پر الٹا احسان چڑھاتا ہے. ہم عدالت میں پیش ہوئے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں. بھائی آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے, آپ کو پیش ہونا ہے. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو بیٹے جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا تھا وہ بھی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں, انہوں نے بھی یہ احسان عظیم قوم پر جتایا ہے کہ جناب ہم آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں. بھئی آپ کا یہ احسان ہے, آپ نے پیش ہونا ہے عدالت میں. یار میرے مرشد پاک یہ نہیں کہتے کہ میں نے احسان کیا پیش ہو کے, وہ کہتے ہیں کہ میں پیش ہوا ہوں, بالکل میری ڈیوٹی ہے, اور وہ دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں. محنت کر حسد نہ کر. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین عرض کیا ہے, بات سنو, پہلے ناظرین کو بتا تو دو کہ تم کرنے کیا لگے ہو. بہت اچھے یار, تم اچھے بڑے سیانے بیانے آدمی ہو. یہ جو ہار میں نے پہنا ہوا وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں اپنا کلام سنانے لگا ہوں اور میں کوئی لاہور کے رنگ روڈ کا افتتاح نہیں کرنے لگا. تم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ ہار پہن کے بہت اچھے لگتے ہو. کیوٹو پتہ ہے ہمارے علاقے میں یہ ہار کون پہنتے ہیں؟ کون؟ جب گاؤں کا پہلا لڑکا میٹرک کرتا ہے نا تو ٹرالیوں کے جلوس میں اس لڑکے کو اس طرح کا ہار پہنا کے لے کے آتے ہیں. باقی میں سیریسلی بتا رہا ہوں, اور میٹرک بھی وہ نقل مار کے کرتا ہے. رہنے دیتا ہوں, پھر نہیں سناتا. ٹھیک ہے, ناراض نہ ہو. سنائے جلدی سے سنائے. خود ہی پھر فیس بک پہ اپنی بےزتی کراؤ گے, مجھے کیا. عوام ہی کہتی ہے کہ یہ کا کلام پیش کیا جائے, ہم تو نہیں کہتے. ہم کیا دیکھو کیسی دیتا ہے. ناظرین آج کی نظم میں نے اپنی ایک پرانی بیر پہ لکھی ہے, وہی نہ بجلی نہ CNG نہ سیف کسی کی جان, میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. برت کی ہے ہر دم بازو دیکھیں کتنے تھپڑ تو نہیں پڑے آپ, اور سیاپے تھوڑے تھے جو ڈینگی بھی آوڑے آپ. ڈر کے لوگ اب ہیلمٹ اوپر مچھردانی لان, میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان.
महंगाई ने लोगों की है खींची ऐसी खाले, शाम सवेरे डेली सबको खानी पड़ गई दालें, मूंग मसूर की दलदल में है सारा खान पकान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान है। हर जगह छट्टा लगा ले। बैगन मसदे अंदर बंदे उत्ते बंदा चढ़िया, खिड़की से वो उतरा जो था दरवाजे से बढ़िया, चलती बस से 90 साला बाबे जंपा लाल, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। आप बेचारी लेडीज उतरी जा बच्चियां नू सांभण, टैची केस की जिप्पें टूटे बोरी अंदर बर्तन, कंडक्टर ने छत से फेंका यूं सारा सामान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। मौसम ने भी टेंशन लाई, कहाँ स्वेटर रखे, हैंगर में लटकाएं या फिर पेटी अंदर रखे, ठंड लगे जो ना पहने गर्मी लगे जे पान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। अब ये महंगाई डिस्कस हो जाए। बकरा मामू दूर के अब है चंदा मामू नेड़े, हाय 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 हाय, चंदा मामू दूर के होता था, अब ये कहता है बकरा मामू दूर के अब है चंदा मामू नेड़े, बड़े पकाए बूर के छोटे पाए खरीदे केड़े, आधी तनख्वाह ले जाती है बकरे की इकराम, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। हाय हाय हाय, लुट ले आइया कसाईयों के फटेयों को जी, पब्लिक टॉयलेट का दरवाजा बोरी टाकी लीरे, चोरी के डर से लोटे को बांधी हैं जंजीरें, टूटी ऊपर इट ने रोका छींटों का तूफान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। हाय 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 हाय, ये शायरे बैतुल खला। फूट कहाँ है कौम के अंदर, बात ना करना झूठी, यकजहती का आलम देखो सड़कें सारी टूटी, लाहौर कराची कोयटा हो या पिंडी ता मर्दान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। अब बताओ गया हो कि नहीं इंटरनेशनल रूटों पे, जो भी है सरकार में उस पर ऐश तो गोया फर्जे, 600 अफसर जहाज करा के मांगने जाएं कर्जे, जितना मिलना था ये उससे दुगना खर्च के आन, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। मिल मुरब्बे महल सब उनके वर्कर नौकर चाकर, साथ प्रोटोकॉल है आला ऐश करे सब लीडर, पीछे रह गई सिर्फ राया ओ खसमानू खान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। अब ये रहा स्पोर्ट्स बुलेटिन पेशे खिदमत है। असली नाम नहीं है मिसबा, नाम उसका मिसबाल, टुक टुक का शहजादा ठहरा एज 63 साल, जिसके गोटों में है दर्दे बन बैठा कुप्तान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। आज सदके जाऊं ये लुट ले आई आज मुशायरा है, हाय हाय हाय, क्या शायरी के छक्के मार रहा है ये देख। जब इस बार टेस्ट सीरीज जितवाई थी उस वक्त तुमने मुझे शायरी नहीं करने दी, मेरी शायरी तो हस्बे हाल होती है। लो जी जरा आप आम हालात भी देख लें, पैर है एक्सीलेटर ऊपर और मैसेज पे अखे, 1122 की गाड़ी के पीछे गाड़ी रखे, अथरी मोटर डिस्को लफंटर फुल है म्यूजिक ऑन, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। ये सदके जाऊं तेरे। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। हाय हाय हाय।